किसान भाइयों, नमस्कार। आपका आंदोलन आज उस चोटी पर पहुंच चुका है जहां सफलता आपके पैर चूमती है। आपका आंदोलन आज सारे हिंदुस्तान की जनता के समझ में आ चुका है कि किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनका पूंजीपति अनाज खरीदकर अपने भंडारों में भर लेंगे तो वापस एक गरीब मजदूर को क्या भाव मिलेगा। वो आप देखते हैं कि 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये किलो के टमाटर, आलू, प्याज वगैरह आपको किस भाव मिलते हैं, क्योंकि ये पूंजीपति उसका भंडारण करके और मुनाफा कमाते हैं। अंदाज़ा लगाओ, जब 15-10 रुपये किलो का अनाज लेकर वो भंडारण करेंगे तो मेरे मजदूर भाइयों को किस भाव मिलेगा। मजदूर मर जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान में सब फैक्ट्रियां बंद कर दी, सब छोटे मोटे काम धंधे बंद हो गए और जीडीपी पताल में जा चुकी है। इस अवस्था में गरीब को कमाने का तो कोई मौका मिलेगा नहीं, लेकिन जीने के लिए रोटी तो ज़रूरी है। तो आज हिंदुस्तान का हर नागरिक ये समझ चुका है कि ये काले कानून न केवल किसान बल्कि हिंदुस्तान की जनता के मौत के वारंट हैं। आपने जरूर 1 महीने से ऊपर हो गया, बहुत कष्ट पाया, ठंडी बौछारें भी सही, गैस के गोले भी सही और आपने लाठियां भी सही। मेरे किसान भाइयों, ये आपने देश को समझाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और आज सारा देश आपके पीछे है। अब आप ऐसी मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब सवाल है उस नादिर शाह, उस डिक्टेटरशिप की हुकूमत का सोचने का, क्योंकि मोदी जी जानते हैं इस बात को, वे कांप रहे हैं। जगह जगह जाके अपना समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, झूठे किसान बना के, झूठे मजदूर बना के कि मैंने तो ये किसानों के फायदे के लिए किया है, और उनको समझाना चाहते हैं। जबकि वो किसान जिनका हक है उनसे बात करने का, 6 बार उनकी बातें उसकी हुकूमत से फेल हो चुकी, क्यों नहीं वहाँ के वो साफ बता के माफ़ी मांग लेते। उन्होंने कहना चाहिए कि किसान भाइयों, ये मैंने आपके फायदे के लिए कानून बनाए थे, लेकिन अफसोस आप जानते हैं, आप समझते हैं और आपने बताया कि ये कानून हमारे फायदे के नहीं, हमारी मौत का वारंट है। तो मैं इनको वापस ले लेता हूँ और आपके हक के जो कानून होने चाहिए आओ मिल बैठ के बनाएं। तो आपके जो है बचा हुआ जो समय है आपका प्रधानमंत्री तब का आराम से कटेगा और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हम सबका आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन मोदी जी, आप ये गलती करना नहीं चाहते, क्योंकि आप दबे हुए हैं इन पूंजीपतियों से। यार इस बार तो बहुत ही ज़्यादा दबे हुए हैं, क्योंकि पूंजीपतियों ने आपको जब चुनाव था तो ये कह के पैसा दिया था कि ये हमारी जो भाजपा की टिकटें हैं ये हमें मिलेंगी, हम अपने आदमी देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे, लड़ने के बाद वो आपको हुकूमत में प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन आदमी हमारे होंगे, पैसा हमारा होगा। तो इस बार 303 आदमी जो आपके पार्लियामेंट में आपकी पार्टी के बैठे हैं, मोदी जी इसमें शायद ही 5-4 आदमी आपके हों, शायद 1-2 आदमी आरएसएस का हो, शायद ही 1 आध पार्टी आपकी बीजेपी पार्टी का हो। सारे के सारे ये आदमी पूंजीपतियों के हैं। अगर आप पीछे हटते हैं तो आपको डर है कि कहीं ये 200-250 आदमी तोड़कर तेरी हुकूमत को ना ख़त्म कर जाएं। आप इस भय से मुक्त हो जाइए। अगर आपने हमारी बात मानी
और हमारे दिल को जीत लिया, तो किसी पूंजीपति की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी हुकूमत को आपसे छीन सके। ये विश्वास हम दिलाते हैं। आपके विश्वास तो हमेशा जनता के लिए झूठे निकले। अब आप होश में आइए और इनकी ये बात मानिए। आज आपको पता है पूंजीपतियों का आंदोलन सारी दुनिया में छा गया है। सारी दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति हैं, सब के सब ये जानते हैं कि मोदी जी ने जुल्म कर दिया, मोदी जी झूठे हैं। संसार में आपकी अफवाह फैल चुकी है कि आपसे झूठा कोई भी नहीं। एक भी आदमी बीजेपी का या किसी भी पार्टी का, आरएसएस का कोई भी आगे आके कहे कि आपने सच बोला है, तो एक बड़ा ताज्जुब होगा दुनिया के लिए, क्योंकि आपने कभी सच नहीं बोला। आपको ऐसी कोतरी मानते हैं कि जिसके मंडेरे पर आप बैठ जाएंगे उसका सत्यानाश हो जाएगा। अरे अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उसके मंडेरे पर बैठ के आपने अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के लिए वोट मांगे। आज देखिए ट्रंप का क्या हाल हो गया। इसी प्रकार आप जिस भी मंडेरे पे बैठे उसी का सत्यानाश करके आए। आप 85-90 देशों के अंदर घूमे हैं, ऐसा ही किया है, सबका विनाश करके आए। और जब से हिंदुस्तान के मंडेरे पर बैठे हो तो हिंदुस्तान तो दिखाई नहीं देता, रसातल में पहुंच चुका है। -24 पॉइंट हमारी जीडीपी हो और बांग्लादेश की जीडीपी हमारे से बढ़िया हो। बताइए, शर्म से कहाँ मुंह छिपाएगा हिंदुस्तान का नागरिक। आपने हिंदुस्तान के नागरिक को ऐसा कर दिया है, कहीं भी वो खड़ा होके सीना तान के बात नहीं कर सकता। आपको मैं बताऊं, आपका जो जन्म राजनीतिक जिस गर्भ से हुआ था वो गर्भ बताता हूं। आपका जन्म गोधरा कांड से के गर्भ से हुआ है। आप जानते हैं कि आपको 6 महीने के लिए मनोनीत किया था गुजरात का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आपने कुछ हालात ऐसे कर दिए थे जिसकी वजह से आपको रखना पड़ा। वो जानते थे कुछ करेगा नहीं, कुछ करना नहीं आएगा, 6 महीने बाद इसको टिकट भी नहीं देंगे और ख़त्म कर देंगे। ऐसा ख्याल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का और अन्य नेताओं का। आपको मौका मिला, आपके षड्यंत्रकारी दिमाग ने एक नई तरकीब सोची। जे बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा गिरा कर अयोध्या से आपके कार सेवक रेल में आ रहे थे, से पहुंच गए वे गुजरात तक, कहीं भी उनको आँच नहीं आई। लेकिन गुजरात में रेल के एक डिब्बे को जला दिया गया और बहुत से कार सेवक शहीद हो गए। बहुत आसान थी ये बात। आपके दिमाग में इसका लाभ उठाने के लिए आपके गुजरात के अंदर दंगे हुए, हिंदू मुसलमान के, हजारों मुसलमान मारे गए, कि माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और आप हिंदुस्तान के सिरमौर हिंदू बन गए, हिंदुओं के हृदय सम्राट बन गए। अब आपको कोई भी रोकने वाला नहीं था। अब ना आपको आरएसएस की आवश्यकता थी, ना आपको बीजेपी की आवश्यकता थी। आप एक ऐसा व्यक्तित्व बना चुके थे कि हिंदुस्तान के अंधविश्वासी हिंदुओं ने आपको अपना नेता मान लिया, और आप आराम से गुजरात के 2 बार चुनाव जीते। और उसके बाद जब आपने देखा कि सारा हिंदुस्तान तुम्हें मानने लग गया हिंदू अपना नेता, तो आपने प्रधानमंत्री के लिए जो है नेतृत्व पार्टी का प्राप्त हो गया, क्योंकि आरएसएस ने देखा कि जो 90 साल में तुम नहीं कर सके वो इस आदमी ने मिनटों में करके दिखा दिया। यही आदमी हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करेगा, इसको आगे लाओ और प्रधानमंत्री बनाओ देश का। आप बड़े आराम से बन गए। लेकिन 5 वर्ष में आपने 14 से 19 तक कुछ नहीं किया। आपने पुलवामा कांड करा दिया, पुलवामा कांड करके आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुनः आपने वो नफरत आपने फिर फैला दी हिंदुस्तान की जनता के दिमाग में कि ये पुलवामा कांड किसने किया होगा, सब जानते हैं।
और पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी? ऐसा दिखाया कि आपने कि मुसलमानों ने किया है। झूठ और लूट, नफरत और लूट, ये सारी आपकी साजिशें आपकी दिमाग में भरी हुई थी। इसका फायदा उठाया, पुणे 303 सीट लेके आप प्रधानमंत्री बन गए। अब आप निरंकुश हो गए, ना आपके ऊपर आरएसएस का, ना पार्टी का, किसी का भी आपके ऊपर दबाव नहीं रहा सिवाय पूंजीपतियों के। क्योंकि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर जितने आपके एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, और दूसरी स्टेट्स में जो आपके चीफ मिनिस्टर, एमएलएस और या मिनिस्टर्स आदि हैं, और हिंदुस्तान के आईपीएस, आईएएस इत्यादि बड़े अधिकारी सब आज एक बंधुआ जीवन जी रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपसे डरते हैं। आपका डिक्टेटरशिप, आपकी तानाशाही इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक के जज भी आपसे डरते हैं। सब बंधुआ जीवन जी रहे हैं। इस तरह के हालात आपने बना दिए, और इन हालातों के नशे में आपने ये कानून पूंजीपतियों की उसमें बनाया। आप ये कहें कि किसानों के लिए बनाया, अरे बताइए मोदी जी, 4-5 साल पहले उन्होंने अपने बड़े बड़े भंडार कैसे बना लिए? पूंजीपतियों को आपने बताया था कि आपके भंडार पूरे हो जाएंगे जब मैं ये कानून बनाऊंगा। अब आप इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस हीन भावना से त्रस्त हैं और दुखी हैं। आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि सिर झुका के किसान से माफ़ी मांगें और अपने काले कानून वापस लें, और ये बताएं कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैं सोचता था, बहाना बना लें कि आपका फ़ायदा था। लेकिन अफसोस आप इसको फ़ायदा नहीं मानते, मैं वापस लेता हूँ। आप बच जाएंगे, देश की हवा बच जाएगी, देश की हवा बदल जाएगी। आज इतनी भयानक हालात है देश के अंदर, न जाने क्या हो जाए। मोदी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार के हालातों में डिक्टेटर ज़्यादा नहीं रहा करते हैं। आप सबका जानते हैं क्या क्या परिणाम हुए, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, कोई भी हो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी तरह एक बादशाह थे, और उस बादशाह सलामत की कई बीवियाँ थी। एक से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बादशाह सलामत आपकी तरह बहुत ही सहज दिल थे, लोगों पर बड़े मीठे मीठे जुल्म किया करते थे। एक दिन बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, कि अब मैं मरूंगा और मेरी जगह आप बादशाह बनेंगी, लेकिन मेरा जो है कब्र, मेरे को दरबार के अंदर ही कब्र में दबाया जाए। उन्होंने मान लिया। मृत्यु के बाद दरबार में उनको दफनाया गया। कुछ दिन के बाद उस बेगम को सपना आता है कि बादशाह सलामत ये कह रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं, मुझे कब्र से निकालो। उसने दरबार बुलाया, दरबार को बात बताई। दरबार ने रानी की, बेगम की बात मानी और खोदना शुरू किया। ज्यों ज्यों खुदता जाता था, 4-5 दिन में लाश सड़ चुकी थी, बदबू आती थी, लोग थूकते थे। जब बेगम ने कहा कि बादशाह सलामत, तेरे जिंदा जी तो दुनिया तेरे नाम पर थूका करती थी, कि मरने के बाद ही आपने ये थूकना बाकी बचाया था क्या? आपके जितने भी ये प्यारे हैं, ये आपको एक ना एक दिन ये बात अवश्य कहेंगे, अरे जिंदा जी तो तूने हमारा विनाश किया ही था, क्या आपने ये आखिरी दम पर भी हमारा विनाश करना है? आखिरी दम मैं इसलिए कहता हूँ, आपके आगे कुआं है तो पीछे खाइए। अगर आप किसानों की बात मानते हैं तो आपको डर है कि पूंजीपति हटा देंगे, आपकी कुर्सी छीन देंगे। अगर इनकी बात नहीं मानते तो आपकी कुर्सी तो गई है, आपको कोई भी नहीं मिलेगा आपके साथ, आपकी हालत बहुत खराब है। मैं आपको किस्सा एक बताना चाहता हूँ। हमारी अध्यापकों की एक हड़ताल हुई, सत्याग्रह 3 महीने तक चला। दिल्ली की काली सड़कों पर
बंसीलाल की काली हुकूमत की काली करतूतों को रौंदते हुए 50,000 टीचर जेल के अंदर चले गए। 50,000 हिंदुस्तान का इंटेलिजेंसिया जेलों में जा चुका था। सारे विश्व की खबर बन चुका था। BBC लंदन पुकारता था। सब घबराते थे कि ये क्या होगा। उस टाइम देश की अपोजिशन ने, जो पार्लियामेंट में बैठी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि इंदिरा जी, या तो 2 दिन में इनका फैसला हो जाए, नहीं तो हम 2 दिन के बाद आपकी हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट में नहीं बल्कि टीचर्स के साथ जेलों में होंगे। जब तक उनका फैसला नहीं होगा हम जेल में रहेंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। भूकंप आ गया, दीवारें थराने लगी पार्लियामेंट की। इंदिरा की खोपड़ी की सोजिश उतर गई। उस टाइम उमा शंकर दीक्षित होम मिनिस्टर होते थे। तुरंत उसको बुलाया। इंदिरा जी ने कहा कि ये अध्यापकों का आंदोलन आपकी कुर्सी ले सकता है, जैसे नंदा जी की कुर्सी साधुओं के आंदोलन ने ले ली थी। आप जल्दी से जल्दी बंसीलाल को बुलाएं और इनका फैसला से सम्मान कराएं। हमारा फैसला से सम्मान हुआ, हमारी सारी बातें मानी गई। हमारी एक बात ये भी थी कि हम बंसीलाल को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में नहीं देखना चाहते। इंदिरा जी ने उनको भी वहाँ से उठा के अपने दरबार में दरबारी बना लिया था। मैं आपको मोदी जी बताना चाहता हूँ कि ये आज की आपकी विपक्ष भी ये इस बात सोच चुकी है कि ऐसा दाव लगाएं कि आपकी खोपड़ी झुक जाए, लेकिन नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी राजनीतिक का सहारा नहीं लेना चाहते। हम किसान हैं, हमारी पवित्र आत्मा है, हम सारे देश का, दुनिया का पेट पालते हैं। इसके लिए हम कोई भी गंदी चाल नहीं चलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आज की वो विपक्ष जो भयभीत रहती है सदैव आपसे, कभी वो आपके सिर पर आ जाए। मुझे याद है कि आप में जितना दिल है, 56 इंच के सीने में जितनी ताकत है, आपका हिंदुस्तान जान चुका है। आपके चीन के साथ अपने दोस्ती के संबंध हैं, उस दोस्ती को देश की रक्षा के लिए आपने दांव पर लगा दिया। हमारे जवानों को शहीद कर गए, 10 जवान हमारे शहीद हो गए और अंदर आके देश के बीच में बैठ गए। 970 किलोमीटर का एरिया उन्होंने काबू कर लिया और आप पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि ना हमारे देश में कोई आया, ना कोई घुसा और ना कोई हमारे देश में कुछ निर्माण कर रहा है। इस बात का सैटेलाइट से नक्शा लिया गया और उस नक्शे में जहाँ आज आपके चीन के आदमी बैठे हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ तक का हिस्सा चीन ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया, यूएनओ में नक्शा पेश कर दिया। आज आप दिखावटी बातें कर रहे हैं चीन से। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या है सच्चाई तुम्हारे पास? तुमने खुद कह दिया कोई हमारे देश में नहीं आया, कोई हमारे देश में नहीं बैठा। हमने देख लिया कि आप कितने शेर हैं। मुझे याद है कि हमने नए हम एक बस्ती में आए थे, चोरी का भय था, एक बहुत तगड़ा कुत्ता हमने पाल लिया। दिन में वो बहुत पहुंचता था, बड़ा तगड़ा था, सब डरते थे। लेकिन एक कई बार रात को जब हमने देखा कि कोई खटखड़ाहट हो रही है तो डर के कुर्सी मेरी चारपाई के नीचे आ जाता। ऐसा कई बार हुआ। मैंने देखा खड़ा होके चोर आ रहे हैं, चोर दौड़ रहे हैं गली में, वैसे चोर भी मचा हुआ है, ये मेरी चारपाई के नीचे क्यों आया? पता है मोदी जी, जब हमने उसकी पूंछ उठा के देखी तो वो कुत्ता नहीं कुछ और था। जब आपकी चाइना की इस हरकत के बाद हिंदुस्तान ने आपकी पूंछ उठा के देख लिया आप क्या है। माफ़ करना मोदी जी, मैं ऐसे करारे शब्दों में आपसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन देश की भलाई के लिए ऐसा करना पड़ता है कि मोदी जी, आपसे मुझे कोई नफरत नहीं है, आपसे कोई बैर नहीं है, आपसे कोई विरोध नहीं है। हम अध्यापक हैं, हर एक हमारी गोदी के अंदर बैठ के पला है। हम किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को जो हमारी गोदी में बैठा है, हम उससे नफरत नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई गद्दारी है या किसी प्रकार का उसके चरित्र में कमी है
तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे पढ़ाने में कमी रह गई। इसलिए आपको बताना पड़ता है कि ये सच्चाई है, वो जब तक आपको जाहिर नहीं होगी अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, कि सारा विश्व जान चुका है तेरी कमज़ोरियों को, जब तक आप होश में नहीं आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि सहज सम्मान किसान भाइयों के बीच में आके फैसला करें कि मैं इन काले कानूनों को वापस लेता हूँ, जिससे न केवल किसान बल्कि हिंदुस्तान की जनता भी कर्रा रही है। और मैंने आपकी भलाई के लिए सोच के बनाया था। इस बात का मुझे अफसोस है कि ये आपकी भलाई नहीं, आपके नुकसान में है, देश के नुकसान में है। मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ। ये हम विश्वास दिलाते हैं। इन पूंजीपतियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी हुकूमत नहीं गिरा सकेंगे। जब आप हमारा प्यार जीत जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से हमारे सत्ता का लाभ उठाएं और हमें सत्ता का लाभ दें। जय हिंद।